नमस्कार, द इम्पैक्ट शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रजत अवस्थी और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी। अब समय हो गया है आज दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण का। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि आज की बड़ी खबरें कौन कौन सी होने वाली हैं। पहली खबर जो होने वाली है वो ये है कि पीएम मोदी ने कहा है कि नकली शिवसेना मुझे जिंदा गाड़ना चाहती है। जो संजय राउत ने उन पर कल बयान दिया था उस पर अब प्रधानमंत्री ने प्रतिक्रिया दी है, तो इसकी अब पूरी जानकारी आपको देंगे। अगली जो बड़ी खबर है वो ये है कि 1 जून तक अंतरिम जमानत केजरीवाल को जो मिली है उस पर हम बात करने वाले हैं। उस पर आपको बताएंगे कि क्या क्या हुआ और क्या क्या उन्हें सहूलियत कोर्ट की ओर से दी गई है। अगली जो बड़ी खबर है वो हम आपको बताएंगे काशी से। तो काशी में 13 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करेंगे और वहां पर नामांकन भरेंगे। तो वहां की क्या तैयारियां हैं उनके भव्य रोड शो की, उसकी जानकारी आपको देंगे। अगली जो खबर है वो ये होने वाली है कि प्रज्वल रेवन्ना के जो केस था उसमें कुछ नया मोड़ आया है, कुछ नई अपडेट है, वो हम आपको बताएंगे। आखिरी जो सबसे बड़ी खबर होने वाली है वो ये है कि पहलवानों के यौन शोषण मामले में ब्रजभूषण पर कोर्ट ने आरोप तय किए हैं। 5 शिकायतों में पर्याप्त सबूत, 1 शिकायत खारिज की गई है। इस पूरी घटना की जानकारी, क्या क्या हुआ है, क्या क्या चीजें घटी हैं, सब बताएंगे आपको। तो शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का बड़ा विश्लेषण मेरे यानी रजत अवस्थी के साथ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज की हमारी पहली बड़ी खबर की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नकली शिवसेना मुझे जिंदा गाड़ना चाहती है। कांग्रेस कहती है कि मेरी दादी मोदी तेरी कब्र खोदेगी। ये गाली देते हुए भी तुष्टीकरण करते हैं। लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के नंदुरबार में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा, नकली शिवसेना वाले मुझे जिंदा गाड़ने की बात कर रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस है जो कहती है कि मोदी तेरी कब्र खोदी जाएगी, दूसरी तरफ नकली शिवसेना मुझे जिंदा गाड़ने की बात करती है। मुझे गाली देते हुए भी ये लोग तुष्टीकरण का पूरा ध्यान रखते हैं। इसके अलावा मोदी ने आरक्षण के मुद्दे पर भी चर्चा की। मोदी ने कहा, मैं 17 दिन से कांग्रेस को चुनौती दे रहा हूं। मैंने कांग्रेस से कहा है कि वो लिखकर बताएं कि वो SC, ST और OBC के आरक्षण के टुकड़े नहीं करेंगे और ना ही मुसलमानों में बांटेंगे। मेरे सवाल का कांग्रेस ने अब तक जवाब नहीं दिया है। इसका मतलब कांग्रेस का हिडन एजेंडा आपका हक लूटना ही है। मेरे इस चैलेंज पर कांग्रेस की चुप्पी पर मतलब दाल में कुछ तो काला है। ये प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा, प्रभु राम को कांग्रेस आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ मानती है। ये लोग अहंकार में इतने भरे हुए हैं कि गरीब इनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। तो प्रधानमंत्री ने जो है बहुत सारी बातें कही। उन्होंने पहला आरक्षण पर कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा, आरक्षण पर कांग्रेस का हर चोर मचा शोर वाला है। धन के आधार पर आरक्षण बाबा साहेब की भावना के खिलाफ है, संविधान की भावना के खिलाफ है। लेकिन कांग्रेस का एजेंडा है दलित, पिछड़े, आदिवासी का आरक्षण छीनकर अपने वोट बैंक को देना। दूसरा, उन्होंने जो सबसे बड़ा मुद्दा उठाया, उन्होंने कहा, कांग्रेस के शहजादे के गुरु अमेरिका में रहते हैं। उन्होंने भारत के लोगों पर रंगभेदी टिप्पणी की है। जिनका रंग भगवान कृष्ण जैसा होता है, कांग्रेस उन्हें अफ्रीकन बताती है। इसलिए द्रौपदी मुर्मू जी का राष्ट्रपति बनना उन्हें मंजूर ही नहीं था। शहजादे के गुरु ने अमेरिका से कहा है कि राम मंदिर का निर्माण और रामनवमी का उत्सव भारत के विचार के खिलाफ है। तो पीएम मोदी ने और कुछ बातें कही। उन्होंने कहा, कांग्रेस जानती है कि वो विकास में मोदी का मुकाबला नहीं कर सकती। तो चुनाव में झूठ की फैक्ट्री खोलकर बैठ गए हैं, झूठ फैलाकर वोट लेना चाहते हैं। ये सबसे एक मुद्दा जो उठ रहा था, ये वाकई में एक चिंता का विषय तो है। रंग के आधार पर किसी को बोलने का क्या हक है? हमारे देश की यही सुंदरता है, यही विविधता है और हम सब एक साथ रहते हैं, खुश रहते हैं, प्रेम से रहते हैं। ये बांटने वाली राजनीति कौन कर रहा है? जनता देख रही है और इसका जवाब, क्योंकि इलेक्शन चल ही रहा है तो चुनाव में जनता इसका जवाब तो देगी ही, अपने हिसाब से देगी। कौन कितना प्रभाव किस पर डालता है ये तो देखने वाली बात है। अब हम बात करते हैं आज की हमारी दूसरी बड़ी खबर की। केजरीवाल जो है कुछ ही देर में जो है जेल से बाहर आने वाले हैं। सीएम ऑफिस नहीं जाएंगे, वो चुनाव प्रचार में लग जाएंगे, ऐसी जानकारी आ रही है। तो ये चुनाव प्रचार के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उनको जो है राहत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक जमानत दी है और केजरीवाल के लिए बहुत बड़ी राहत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कुछ ही देर में तिहाड़ जेल से बाहर आए। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें शुक्रवार
को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी। उन्हें 2 जून को हर हाल में सरेंडर करने को कहा गया है। केजरीवाल दिल्ली शराब नीति मामले में 40 दिन यानी 1 अप्रैल से तिहाड़ जेल में बंद है। अदालत ने दोपहर 2 बजे एक लाइन में फैसला सुनाया। आज शाम तक वो जेल से बाहर आ गए। हालांकि उनके वकील ने 4 जून तक की रिहाई का अनुरोध किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया 1 जून को खत्म हो जाएगी। अंतरिम जमानत का आधार कोर्ट ने जो कहा है 22 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोर्ट का यह मानना। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा अगस्त 2022 में ईडी ने केस दर्ज किया। उन्हें मार्च 2024 में गिरफ्तार किया गया। 1.5 साल तक वे कहां थे? गिरफ्तारी बाद में या पहले की जा सकती थी। ईडी का कहना था कि चुनाव प्रचार जमानत का आधार नहीं हो सकता, क्योंकि ये कोई मौलिक या कानूनी अधिकार नहीं हो सकता है। ईडी ने यह भी कहा था कि जमानत देने से गलत मिसाल भी जाएगी, लेकिन फिर भी कोर्ट ने उन्हें रिहाई दी है। 20 दिन की अंतरिम जमानत दी है। अब आगे वो इसके लिए क्या करते हैं, अपने चुनाव प्रचार में क्या बोलते हैं, क्या भाषण देते हैं, तो देखना होगा। अब हम बात करते हैं आज की हमारी तीसरी बड़ी खबर की। तो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो है रोड शो काशी में होने वाला है। 13 मार्च को भव्य रोड शो होने वाला है। वो वहां पर अपना नामांकन भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में होने वाला रोड शो कई मायनों में दूसरे रोड शो से अलग होगा। रोड शो में शामिल होने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता घर घर जाकर निमंत्रण पत्र भी बांटेंगे। इसके साथ ही वाराणसी में मिनी भारत की झलक दिखाई देगी। रोड शो के लिए मालवीय प्रतिमा से विश्वनाथ कॉरिडोर तक 100 बिंदु तय किए गए हैं, जिनकी जिम्मेदारी 11 बीट इंचार्जों को दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी और काशी के सांसद नरेंद्र मोदी का 13 मई को काशी में रोड शो करेंगे। रोड शो को ऐतिहासिक बनाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है। ये तय किया गया है कि काशी के विधायक और बीजेपी नेता रोड शो के लिए निमंत्रण पत्र बांटेंगे। प्रधानमंत्री के प्रत्याशी के रूप में नरेंद्र मोदी 2014 में और उसके बाद पीएम मोदी 2019 में चुनावी रोड शो कर चुके हैं, लेकिन इस बार पार्टी हैट्रिक जीत के लिए प्रधानमंत्री के रोड शो को खास बनाना चाहती है। राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल ने आज रोड शो की तैयारी बैठक करते हुए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी। प्रधानमंत्री को 14 मई को नामांकन करना है। ठीक उससे पहले 13 मई की शाम को होने वाले रोड शो को पार्टी ऐतिहासिक बनाना चाहती है। पार्टी ने तय किया है कि रोड शो में बनारस की संस्कृति के अनुरूप लघु भारत की झलक भी मिले। गंगा किनारे बसे विभिन्न समाज के लोग रोड शो का स्वागत करेंगे। यह अद्भुत दृश्य काशी की अभिनव परंपरा की झलक भी देगा। तो ये बड़ी खबर है। अब हम अगली बड़ी खबर की बात करते हैं, जो ये प्रज्वल रेवन्ना से जुड़ी हुई है। पुलिस, डॉक्टर, जेडीएस वर्कर या मेड, प्रज्वल ने किसी को नहीं बख्शा है। जो अभी तक जानकारी मिली, पीड़ित या तो गायब या घरों में कैद है। ज्यादातर शादीशुदा महिलाएं भी हैं। 24 अप्रैल 2024 की सुबह कर्नाटक के हासन में लोग रोज की तरह जिला स्टेडियम में रनिंग और एक्सरसाइज करने पहुंचे। ये रोजाना जैसी सुबह नहीं थी। रनिंग ट्रैक पर सैकड़ों पेनड्राइव बिखरे थे। लोगों ने पेनड्राइव का कंटेंट देखा तो हासन से सांसद और जेडीएस लीडर प्रज्वल रेवन्ना की करीब 3000 सेक्स क्लिप और फोटो नजर आई। हंगामा मच गया। लोकल न्यूज चैनल में सिर्फ एक ने ये खबर चलाई, क्योंकि ये कहानी यहाँ से शुरू नहीं हुई थी। ये क्लिप कई महीनों से कुछ चुनिंदा लोगों के पास मौजूद थी। इन वीडियो के बारे में सार्वजनिक तौर पर खुद प्रज्वल ने जून 2023 में बेंगलुरु सिविल कोर्ट को बताया था। प्रज्वल 86 मीडिया संस्थानों और 3 लोगों के खिलाफ कोर्ट पहुंचे थे और इन वीडियो को पब्लिश करने या छापने पर रोक लगाने की मांग की थी। प्रज्वल का आरोप था कि ये एडिटेड हैं। तब नाम आया प्रज्वल के ही पूर्व ड्राइवर कार्तिक का। कार्तिक ने मार्च 2023 में नौकरी छोड़ी और ये वीडियो बांट दिए। हमारी टीम जब हासन पहुंची और पीड़ितों से बात करने की कोशिश की, तो उसमें छानबीन में जो सामने आया वो चौंकाने वाला। प्रज्वल के कथित वीडियो की छानबीन से पता चलता है कि वो अपनी पावर पोजीशन यानी संसद और मजबूत राजनीति परिवार से होने का इस्तेमाल गलत तरीके से कर रहे थे। उसके टारगेट पर कथित तौर पर 4 तरह की महिलाएं और लड़कियां थी। ऐसे अफसर जिनके खिलाफ करप्शन केस चल रहे थे। कथित तौर पर उनकी पत्नियों को निशाना बनाया गया। वीडियो में कई ऐसी महिलाओं के होने की बात सामने आई, इनमें कई पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। दूसरा, ऐसी महिलाएं या लड़कियां जो प्रज्वल से सांसद होने के नाते मदद मांगने आती थी, उन्हें भी शिकार बनाया जा रहा। हासन की एक महिला कारोबारी का नाम सामने आ रहा है। ज्यादातर वीडियोज और उसमें जो महिलाएं पहचान में आई हैं वह जेडीएस की कार्यकर्ता हैं। एक जिला पंचायत सदस्य ने प्रज्वल के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई है।
ऐसे ही एक जेडीएस कार्यकर्ता के घर जब टीम पहुंची, लेकिन वो पहले ही पहुंचने से पहले ही गायब हो गई थी। घर वाले कह रहे हैं कि वो नेपाल गई है। इस महिला ने भी पुलिस में शिकायत नहीं की है। प्रज्वल ने अपने घर में काम करने वाली महिलाओं, फैमिली फ्रेंड और कई इन्फ्लुएंसर को, फैमिली की महिलाओं और लड़कियों को भी निशाना बनाया। प्रज्वल के घर की एक मेड पहले ही एफआईआर करवा चुकी है। एक और लड़की के फोटो वीडियो सामने आए हैं जो हासन के नामी डॉक्टर की नातिन है। इस डॉक्टर ने HD देवेगौड़ा के साथ जेडीएस की स्थापना करने में मदद की थी। वीडियो फोटो करीब 3000 बताए जा रहे हैं। इनमें से कितने असली हैं और कितने नकली हैं, इनकी जांच होनी बाकी है। जो स्पष्ट स्थितियां हैं वो जांच के बाद सामने आएंगी। हालांकि कई वीडियो में प्रज्वल साफ नजर आ रहा है और वह खुद भी वीडियो शूट करता दिखाई दे रहा है। ज्यादातर फोटो वीडियोज काल के स्क्रीनशॉट हैं। विक्टिम हासन मैसूर, कोलेनरासीपुर और आसपास के इलाकों की हैं। सिर्फ 2 को छोड़कर अब तक कोई और सामने नहीं आई है। तो ये जो पूरी घटना है उस पे नए अपडेट रोज सामने आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं हमारी आखिरी और बड़ी खबर की। पहलवानों के यौन शोषण मामले में ब्रजभूषण पर आरोप तय। लोकल कोर्ट ने कहा 5 शिकायतों में पर्याप्त सबूत हैं। एक शिकायत को खारिज किया गया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि 6 महिला पहलवानों में से 5 की शिकायतों में ब्रजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत मिले हैं। अदालत ने एक और महिला पहलवान की 6वीं शिकायत खारिज कर दी। अदालत ने कुश्ती संघ के पूर्व सेक्रेटरी विनोद तोमर के खिलाफ भी आरोप तय करने का आदेश दिया। ब्रजभूषण के खिलाफ धारा 354 किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का इस्तेमाल करना, 354A यौन उत्पीड़न और धारा 354D आपराधिक धमकी के तहत आरोप तय किए गए। ब्रजभूषण को अब कोर्ट का ट्रायल फेस करना होगा। जिन धाराओं में उन पर आरोप तय हुए हैं उनमें धारा 354 में अधिकतम 5, 354A में अधिकतम 3 और 354D में अधिकतम 2 साल की सजा भी हो सकती है। सीनियर एडवोकेट रितेश यादव के मुताबिक दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ब्रजभूषण के खिलाफ जो आरोप तय किए हैं उनके खिलाफ उनके पास ऊपरी अदालत में जाने का विकल्प है। अगर ब्रजभूषण सही तथ्य और सबूत दे पाए तो ऊपरी अदालत से राहत मिल सकती है। आरोप तय होने का मतलब है कि ब्रजभूषण के खिलाफ वादी पक्ष और पुलिस की चार्जशीट में पर्याप्त सबूत है। ब्रजभूषण के खिलाफ यौन शोषण का मुकदमा चलाया जाएगा। जो आरोप ब्रजभूषण पर लगे हैं उनके साक्ष्य पुलिस कोर्ट के सामने रखेगी, जबकि ब्रजभूषण अपने बचाव पक्ष में साक्ष्य रखेंगे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही कोर्ट कोई फैसला इस पर सुनाएगी। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 15 जून 2023 को ब्रजभूषण के खिलाफ 1500 पेज की चार्जशीट दायर की है। इसमें 44 गवाहों के बयान शामिल किए गए हैं। ये गवाह 4 राज्यों के थे। इसमें पहलवान, रेफरी कोच, साइकोथेरेपिस्ट और सपोर्टिंग स्टाफ भी शामिल थे। उनके खिलाफ भी विभिन्न धाराएं लगी। खेल मंत्रालय के दखल के बाद पहलवानों ने विरोध प्रदर्शन खत्म कर दिया था। मामले में एक जांच कमेटी भी बनाई गई थी। हालांकि अप्रैल 2023 में एक बार फिर पहलवानों ने प्रदर्शन शुरू करने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया था। पहलवान मामले में एफआईआर दर्ज कराने के लिए कोर्ट पहुंच गए थे। कोर्ट के आदेश पर ही दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। तो आज की ये बड़ी खबरें यहीं तक। आगे की जो भी खबरें होंगी आपको हम इसी तरह से बताते रहेंगे। अब हमारी मुलाकात होगी आपसे कल दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी।